Okay, so I'm starting with game 6, question number 8. गेम 6 का क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस करो। मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं। आई डोंट नो कि आपने प्रिंट आउट, आप में से कितने लोगों ने प्रिंट आउट लिए हैं या नहीं लिए हैं।
Am I audible now? Okay. So operations आप देख ही रहेंगे स्क्रीन पर. The first row is replaced by first row minus second row, and third row is also being replaced by third row minus second row. With the help of second row, reducing the first and third row, and then taking a minus 1 common from first row as well as third row. So first and third row से अगर मैं a minus 1 फैक्टर आउट करता हूं तो मेरे को मिलेगा a minus 1 square, and the left out element in the first row become a plus 1, 1 and 0, and the third row remains minus 2 and minus 1 and 0. Second row kept as it is, 2a plus 1 and a plus 2 and 1. अब मैं जानना चाह रहा हूं कि कोई इसके नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप सजेस्ट करो. नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? तो इसके बाद क्या किया जाए कि आप फाइनल आंसर तक पहुंच सके? तो एक तो ये है कि कुछ भी ना करो, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी 2 zeros इन दी थर्ड कॉलम, सो इट विल बी रिड्यूस्ड. इसको आप सीधे रिड्यूस कर दो, है ना? तो रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ. ये हो गया तुम्हारा a माइनस 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और ये, हाँ जी, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और ये माइनस होता है. तो आपका आएगा माइनस 1 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस a माइनस 1, a plus 1 multiplied with minus 1, है ना? This and this will go, and plus 2. So you will get it is a minus 1 into a minus 1. This becomes 1 minus a, negative से multiply करके a minus 1. So a minus 1 square into a minus 1, that is a minus 1 का cube. ये था क्वेश्चन नंबर 8. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका होगा आपका. नाइन्थ क्वेश्चन हो गया होगा. टेंथ भी वन लाइनर है. अगर एक लाइन में टेंथ को खत्म करना चाहते हो तो C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2 माइनस C3. 10th 11th 12th ये सब स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस थे. 13th क्वेश्चन नंबर 13 देख लो. 13 हालांकि ये भी सिंपल ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, बट फिर भी 13th क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि जो डिटर्मिनेंट डेल्टा है जिसको हमने जीरो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 की इक्वेशन है, तो वहां से थीटा के लिए सॉल्व करना है. क्या था? इफ डेल्टा विच इज इक्वल टू 3 minus 2 sin of 3 theta and minus 7 8 cos 2 theta and minus 11 14 and 2. So these are the elements of determinant, and the determinant is equated to 0. It is a trigonometric equation in the form of determinant. You have to show that if it is 0, then sin theta is either 0 or half. तो वर्चुअली इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो C1 और C2 के एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करते हो तो यहां पर 1 आ जाता है, यहां पर भी 1 आ जाता है, और यहां पर 3 आ जाता है. R1 और R2 देखो, ऑपरेट करके देखो, थोड़ा खुद ऑपरेट करके देखो, फटाफट जल्दी सजेस्ट करो क्या कर सकते हैं. हाँ, जयती ने बोला कर लिया. चलो जयती तुम ही बताओ क्या करेंगे, ऑपरेशन सजेस्ट करो.
जिसने भी कर लिया वो आप अपना ऑपरेशन, अपना मेथड सजेस्ट करो। अच्छा, C3 से एक्सपैंड कर दिया था। चलो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर आप वो भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के एलिमेंट तो स्ट्रेट अवे है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट तो स्ट्रेट अवे देख ही रहे हैं आप, कांस्टेंट्स हैं। तो अगर आपने स्ट्रेट अवे एक्सपैंड किया तो कुछ ऐसा आ गया होगा। यहां से अगर आप कोई एक्सपैंड करता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो उसको क्या मिलेगा? साइन 3 थीटा टाइम्स सोचो जब एक्सपेंशन करना है तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को फटाफट ट्राई करो, पहले कंप्लीट करो। हाँ बिल्कुल, C1 फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो बना करके और एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने ऐसा कर दिया, अब वो चाहे C1 से करो चाहे R1 से करो, दोनों से पॉसिबल है। जैसे मैंने अगर बोला कि अगर आप C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 कर दो, है ना, ऐसा किया तो C1 के एलिमेंट क्या है देखो। C1 का एलिमेंट आ गया, ये तो आ गया 1, और यहां भी आ गया 1, और यहां पर आ गया 3, और फिर ये रह गया -2, ये हो गया 8, ये हो गया 14। इसमें मैंने छेड़ा नहीं, इसको आप साइन 3 थीटा ही रखो, ये कॉस 2 थीटा ये भी रखो, और इसको 2 रखो। अब इसके बाद पर्पज ये था कि किसी एक जगह पे 1 ले आओ, सो दैट 1 के रिस्पेक्ट में 1 की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को आसानी से जीरो बना सकते हो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, है ना। तो ये 1 हो गया मान लो। अब हम ये दो एलिमेंट को जीरो बनाना चाहते हैं। कौन कौन सा? कॉलम 1 के दो एलिमेंट A21 और A22, या 31, सॉरी A31, ये दोनों को जीरो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे क्या कि R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस ट्रिपल R1। अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करता हूं तो आई विल बी लेफ्ट विद R1 तो एज इट इज है 1 -2 एंड साइन ऑफ 3 थीटा, ऐसे रन दो। और जो सेकेंड रो के एलिमेंट है वो R2 माइनस R1 किया तो यहां 0 आ गया, यहां पर 10 आ गया, यहां पर cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा आएगा, लिख दो ऐसे ही अभी। एंड थर्ड रो के एलिमेंट को देखो, तो फर्स्ट रो का ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड रो में से, तो यहां 0 आ गया, इसका ट्रिपल सब्ट्रैक्ट किया तो यहां 20 आ गया।
और इसका ट्रिपल किया तो आ गया 2 माइनस ट्रिपल ऑफ साइन 3 थीटा। अब हमारा ये इक्वेशन कन्वर्ट होता है ना, ये दिस वाज 0, 0 इज इक्वल टू दिस, 0 इक्वल टू दिस। अब ये एक्सपेंशन हो जाएगा, यहां से एक्सपैंड कर दिया अगर हमने तो क्या आया, दिस विल इंप्लाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ट्रिपल ऑफ साइन 3 थीटा minus 20 multiplied by minus 20 multiplied by cos 2 theta minus sin 3 theta, cos 2 theta minus sin 3 theta, and this is equal to 0. अब ये डिटर्मिनेंट खत्म हो गया, अब ये बन गया सिंपल इक्वेशन। sin 3 थीटा को आप 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा लिख सकते हो, और यहां पर भी इसको कंप्लीटली, तो पहले तो इसको सिंपली देखो तो sin 3 थीटा वाला टर्म क्या है, 30 sin 3 थीटा माइनस प्लस 20 sin 3 थीटा, ये माइनस 30 sin 3 थीटा है, यहाँ पे प्लस 20 sin 3 थीटा है, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, माइनस 10 sin 3 थीटा। और इसी तरह से माइनस 20 cos 2 थीटा एंड प्लस 20, कर जाओ कंप्लीट, प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो लास्ट का दो टर्म है ना, 20 कॉमन लेके 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं 20 टाइम्स 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस 30 टाइम्स sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इट इज इक्वल टू 0। सॉरी प्लस 20, हाँ कंज्यूम कर लिया मैंने। अब इसके बाद तो क्लियर है जी कि साइन कॉमन ले लेंगे और फिर ये फैक्टराइज होकर सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दिया तो आ गया तुम्हारे पास 3 sin थीटा एंड प्लस 4 माइनस 3 sin थीटा प्लस 4 sin क्यूब थीटा एंड मैंने 10 से डिवाइड किया प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा कॉमन ले लो, तो आफ्टर टेकिंग sin थीटा कॉमन यू लेफ्ट विद 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, यहां से सॉल्व हो जाएगा, ये sin थीटा इक्वल टू 0, तो एक ऑप्शन तो sin थीटा इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा ऑप्शन इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा। कंप्लीट कर लेंगे, 2 sin थीटा को 1 पुट करो, एक बार चेक कर लेना कहीं पर कैलकुलेशन में एरर ना हुई हो, बट प्रोसीजर तो सिंपल है। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, इसका अगर कहीं पर कोई एरर हो तो उसको आप काउंटर चेक कर लेना, प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में कोई डाउट था? गेम 6 का क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा कुछ था, एक डेल्टा डिटर्मिनेंट गिवन था, उसके एलिमेंट थे कुछ ऐसे ax एंड x स्क्वायर 1, और दूसरा एलिमेंट था by एंड y स्क्वायर 1, तीसरा एलिमेंट था cz एंड z स्क्वायर 1।
दूसरा जो डिटर्मिनेंट था वो था डेल्टा वन। डेल्टा वन के बारे में दिया गया था कि इट इज ए बी सी, फर्स्ट रो हैज एलिमेंट ए बी सी, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो आर एक्स वाई जेड and elements of the third row are zy and zx and xy, and the options were delta 1 equal to minus delta, delta equal to delta 1, or delta minus delta 1 0, delta is not equal to delta 1 एक option है, another option is delta equals delta 1. This you have to connect, you have to relate डेल्टा एंड डेल्टा वन। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको दोनों डिटर्मिनेंट्स को देखना है और देख करके उस प्रोसेस में, उस डायरेक्शन में रिडक्शन करना है कि पहला वाला दूसरे में कन्वर्ट हो जाए विदाउट एक्सपेंशन। तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एक्सपेंड करने में दोनों को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आप जरा देखो ध्यान से, तो ए बी सी सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करनी है। ए बी सी है, दोनों में है, बट ठीक है, एक में ए बी सी फर्स्ट कॉलम में है, तो डेल्टा वन में ए बी सी आर देयर बट इन एज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो रो को कॉलम बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो हमने बोला कि अगर मैं डेल्टा वन से ही स्टार्ट करता हूं और इसकी फर्स्ट रो, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं। रो कॉलम इंटरचेंज करने पर क्या होगा, ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं, है ना। तो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, it will look like this. A, B, C, X, Y, Z, X, ZY and ZX and XY। यहां तक तो सबको समझ में आ रही बात। अब इसके बाद में अगला स्टेप हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट और थर्ड को ऑब्जर्व करते रहना है। ये देखो, फर्स्ट को और थर्ड को ऑब्जर्व करो, इन दोनों को ऑब्जर्व करने में जो भी आपको दिख रहा है, जो चीज मिसिंग है, जो डिससिमिलैरिटीज है, उसको सिमिलैरिटीज में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट इन द फर्स्ट one elements of the first column are ax by cz, here it is abc। so if I multiply x here in the first row and multiply y in the second row and multiply z in the third row, although it is not allowed operation, because by doing so the value of determinant will change. So to compensate, so that value remains unchanged, I will divide by x, y, z respectively outside and multiply the respective rows. First row r1 is replaced by x r1, r2 will be replaced by y r2 and r3 will be replaced by z r3। ठीक है जी। तो ये रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो क्या मिल गया, देखो अब ax x स्क्वायर एक्स वाई जेड हो गया, एंड बी वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड हो गया, एंड थर्ड रो के एलिमेंट हो गया सी जेड एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड हो गया, है ना। ये सारी बातें हैं कि आप कितना डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हो, देखो। और ऑब्जर्वेशन ही सीखना अभी आप, बिकॉज आप बिगिनिंग में हो किसी प्रोसेस को या किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए, तो उस समय जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उसमें आप प्रॉब्लम के साथ में कनेक्ट होना सीखो। ये नहीं कि जल्दी से आंसर आ जाए, भाग जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। नो, लर्निंग का बेसिक रूल क्या है कि जहां आपको डर लगता है वहीं स्टे कर जाओ, जो प्रॉब्लम नहीं हो रही उसके साथ चिपक जाओ और तब तक उसमें लगे रहो जब तक कि वो हो नहीं जाती है। बिकॉज वंस यू डू वन प्रॉब्लम जिद करके, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अड़ के एक प्रॉब्लम को कर लेने से 100 प्रॉब्लम्स के लिए जो ट्रबल्स होते हैं वो शूट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद आप में से हर एक को दिख रहा होगा कि फर्स्ट कॉलम से, अब फिर से कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, अपने आप समझ में आएगा। फर्स्ट क्या दिख रहा है, थर्ड कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, तो टेकिंग एक्स इंटू वाई इंटू जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, वो एक्स वाई जेड बाहर वाले एक्स वाई जेड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमने बोला कि चलो एक्स वाई जेड हमारा निकल गया, ये थर्ड कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन लिया, यहां पर 1 1 1 आ गया, तो यहां आ गया 1, यहां आ गया 1, यहां आ गया 1, और वो एक्स वाई जेड कहां नजर आएगा, ये बाहर नजर आएगा, एक्स वाई इंटू जेड
This xyz and this xyz get cancelled and you get the first determinant. तो आपको मिल जाएगा डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा। एग्जैक्टली इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 15 था, तो आई डोंट थिंक देयर इज प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 14, नाउ इट इज ओवर फॉर ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जी। 15 वही गेम 6 का। तो 15 क्वेश्चन में क्या दिया कि ये डेल्टा तुम्हारा ऐसा था, डेल्टा इज इक्वल टू, हियर द एलिमेंट्स आर कोसाइन ऑफ एक्स and minus sin x and 1, sin x, cosine x, sin of x, cosine of x and 1, and the third row, elements of the third row are cosine of x plus y, compounded angle देखो, और minus sin of x plus y and 0. X and y are real numbers, it is given in the problem. And then they are asking you that the determinant delta lies in the interval. As you know that the value of determinant is a number, and being a number, it must lie in one of these intervals. So you have to identify in which of the following given interval the value lies. So indirectly आपसे क्या पूछ रहे हैं समझो, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट की कम और ट्रिगोनोमेट्री की ज्यादा प्रॉब्लम है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, जब आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक एक्सप्रेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा। उस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में, अगर उस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का आपको क्या चाहिए, तो आपको उस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन की रैंक चाहिए, सॉरी रेंज चाहिए, रेंज। तो पहले तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जब एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर रेंज निकाल लेंगे, रेंज भी आ जाएगी, नॉट अ बिग डील। तो एक बात तो क्लियर दिख रही है, क्या दिख रही है कि दो थर्ड कॉलम के का एक एलिमेंट 0 है और दो एलिमेंट 1 है, तो एक 0 तो आराम से बनाया जा सकता है, और एक 0 बना करके भी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। मींस R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 कर दो एंड देन एक्सपैंड कर दो। तो एक मेथड तो ये दिख रहा है। इसको करने के बहुत सारे वेज हैं। इनफैक्ट हर क्वेश्चन में एक्सपेंशन करने के लिए, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के कई सारे वेज होंगे। तो अगर आप ये करते हो तो R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, तो ऐसा करने से ये हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। लास्ट रो के एलिमेंट में कोई ऑल्टरेशन हुआ नहीं, तो cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई नेगेटिव एंड 0 एज इट इज मैंने रखा। सेकेंड रो के एलिमेंट में देखो, सेकेंड रो से फर्स्ट रो अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, हालांकि आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा, तो लिख दिया मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, cos x plus sin x, and here it is 0, and then the first row elements को अगर ध्यान से देखो तो 1 minus of sin x and cos x। अब इसके बाद क्या करना है, तो दो 0 हो गया तो एक्सपेंशन कर देते हैं। एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, this multiplied by this minus this multiplied by this। तो if I expand along the column 3, 1 multiplied by this goes and this goes, क्या आया, it is equal to, हाँ जी, cos x माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसा
ठीक है जी। अब ये जो cos x माइनस साइन एक्स है और यहाँ cos x प्लस साइन एक्स है, इसको आप क्या कर सकते हो, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, कंपाउंड एंगल सीडी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो cos x cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d इज, इसको cos में कन्वर्ट कर सकते हो, या चलो वो भी ना करो, एक काम और किया जा सकता है कि लेट अस मल्टीप्लाई बाय रूट टू एंड डिवाइड बाय रूट टू। तो अगर मैं इसी पूरे एक्सप्रेशन को रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, क्यों किया आप समझ रहे होंगे ना, रूट टू से मल्टीप्लाई क्यों किया और रूट टू से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहां पर जैसे मैं रूट टू लाऊंगा डिनोमिनेटर में, तो ये कंपाउंड हो जाएगा ना, cos x cos 45 माइनस साइन x साइन 45, ये तुम्हारा फर्स्ट जो टर्म का जो पहला प्री फैक्टर है, ये बन जाएगा, चाहो आप कॉस में कन्वर्ट कर लो या साइन में, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कोसाइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 हो गया। आप खुद चेक कर लो, cos x cos पाई बाई 4 माइनस साइन x साइन पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई रहा, और यहां पर ये क्या बन गया, ये बन गया कोसाइन ऑफ x साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 कर दिया, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 कर दिया इसको, इंटू कोसाइन ऑफ x प्लस वाई। अब trigonometry is playing its role, so if the one of you who has not worked upon trigonometry nicely in +1, they will not feel comfortable. तो आई होप आप सबने किया हुआ था, अच्छे से किया हुआ था, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल आ रही है तो आई वुड ओनली रेकमेंड दैट गो एंड सॉल्व एटलीस्ट 40-50 सम्स ऑन ट्रिगोनोमेट्री अगेन। अब ये क्या हो गया जी, cos a sin b माइनस साइन a cos b, cos a sin b माइनस साइन a cos b क्या होता है आपको पता ही है, cos a sin b माइनस साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो नेगेटिव ऑफ साइन, तो माइनस रूट टू टाइम्स साइन ऑफ a माइनस b। a तुम्हारा क्या था, x प्लस पाई बाई 4, x प्लस पाई बाई 4, b क्या था x प्लस वाई, तो माइनस x एंड माइनस वाई। तो ठीक है, जो भी आया, एक बात तो क्लियर है कि साइन ऑफ कुछ आ गया ना, साइन ऑफ समथिंग की रेंज आपको पता ही है, ये साइन पाई बाई 4 माइनस वाई आ गया मान लो, या कुछ और भी आ जाए, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये माइनस रूट टू टाइम साइन थीटा जैसा कुछ आ गया है ना। अब साइन थीटा के बारे में आपको पता है कि साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, तो ये दिस विल रेंज बिटवीन -√2 to √2, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो -√2 से √2 के बीच में लाई करेगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 17 में भी करना है, तो 17 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो अपने आप कर लेंगे। 17 क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x ओनली एंड लाइज इन द इंटरवल 0 to 2। इसी 15 क्वेश्चन को जिसको अभी हमने किया है, इसमें आप अदरवाइज और कुछ करना चाहते हैं तो एक स्टेप में, एक लाइन में भी कर सकते हैं। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, R3 इज रिप्लेस बाय, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा तरीका, वो नोट कर लो, अपने आप करना, मैं उसको पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, उसको आप अपने आप ट्राई करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो मैं बोल रहा हूं कि आप एक बार थर्ड रो के जो एलिमेंट है ना, उसका कंपाउंड एंगल का फार्मूला जरा रिकॉल करो। तो cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x प्लस वाई होता है cos x cos y
माइनस साइन एक्स साइन वाई। और साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट आई कैन क्रिएट दिस एलिमेंट। कर सकता हूं? ऑपरेशन बोलो, अगर मैं कर सकता हूं तो इसका क्या ऑपरेशन होगा? तो R1 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए? cos x के साथ cos y, और R2 में sin x के साथ क्या चाहिए? sin y। तो हमने बोला कि अगर मैं R1 को cos y से मल्टीप्लाई करूं, cos y टाइम्स R1 एंड माइनस sin y टाइम्स R2, तो हमारा थर्ड रो का एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा। तो R3 को R3 माइनस दिस से रिप्लेस कर दो। तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया कि लेट अस रिप्लेस R3 बाय the elements of third row are replaced by elements of third row minus cosine y times element of first row minus sin y times element of second row। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज R3 माइनस कोसाइन y टाइम्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो प्लस साइन y टाइम्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। फर्स्ट रो के एलिमेंट को कोसाइन y से माइनस कोसाइन y से, और सेकेंड रो के एलिमेंट को साइन ऑफ y से मल्टीप्लाई करके, और ये इन दोनों का जो सम है इसको थर्ड रो में ऐड कर दो। तो ऐसा करने से ये डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो जाएगा। यहां पर तो जीरो आ जाएगा, यहां क्या होगा देखो, यहां पर क्या होगा? तो माइनस कॉस वाई से किया था कॉस वाई साइन एक्स, और सेकेंड रो के एलिमेंट को क्या किया? साइन वाई से प्लस साइन वाई कॉस एक्स। तो इन दोनों का सम, और इसको ऐड किया किसमें? थर्ड रो में, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई में ऐड किया था। अब देखो ये साइन एक्स प्लस वाई पॉजिटिव हो गया, वो साइन एक्स प्लस वाई नेगेटिव हो गया, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और तीसरा एलिमेंट तो आप निकाल ही लोगे ना, क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो में आपने माइनस कॉस वाई और सेकंड में साइन वाई, तो साइन वाई माइनस कॉस वाई, यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ वाई माइनस कोसाइन ऑफ वाई, ये आ जाएगा तीसरा एलिमेंट। और फिर बात खत्म नहीं हो गई, यहां पर वन था, यहां पर वन था, यहां पर साइन ऑफ एक्स था, यहां पर कॉस ऑफ एक्स था, और यहां पर कॉस ऑफ एक्स था, यहां पर माइनस साइन ऑफ एक्स था। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा साइन ऑफ वाई माइनस कोसाइन ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय, यहां से एक्सपेंड करेंगे ये ऐसे, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1। तो ये आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू वही 1/√2 इंटू या √2 टाइम्स 2 टाइम्स साइन वाई माइनस कोसाइन वाई बाई √2। फिर वही एग्जैक्टली सेम आंसर यहां से भी आ जाएगा। तो ये भी हो गया जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एडगर इज ओके। सो इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 में कर क्या होगा? सिक्सटीन क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका, अगर बिल्कुल दिमाग कम लगाना चाहते हो तो आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को दो में ब्रेक कर दो, दो दो एलिमेंट के दो दो टर्म्स के सम है, तो दो डिटर्मिनेंट बना लो और फिर कैरी आउट करो तो भी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अकल लगाना चाहते हो तो आप देखो, तो √5 कॉमन है, कॉलम 2 में भी √5 कॉमन है, और कॉलम 3 में भी √5 कॉमन है। ये है, ये तुम्हारा एलिमेंट ऐसे था, √23 प्लस √3 √15 प्लस √46 एंड 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 115, और यहां पर एलिमेंट था √5 और 5 और √15,
और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स वेर √5, √10 and 5. दिस वाज द डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना था। तो ऑब्जर्वेशन की बात जो हम लोग कर रहे थे, तो क्या ऑब्जर्वेशन है? तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां से आप, एक तो मैंने बोला कि यहां से स्प्लिट कर दो, इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दो और सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है कि इसको देखो, तो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? √5। और यहां से भी क्या कॉमन ले सकते हैं? √5। अगर मैं दोनों से √5 कॉमन लेता हूं तो व्हाट डू आई गेट? बाहर एक्सटर्नली √5 into √5 is 5 times √23 plus √3 as it is, √15 plus √46 as it is, and 3 plus √115 as it is. Here I am left with 1 and √5 and √3, and here you are left with 1 and √2 and √5. अब इसके बाद में आप देखो कि ये एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स के साथ में क्या कनेक्शन है। तो √3 यहां पर इस वाले में, इस वाले एलिमेंट को ध्यान से देखो, कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो। अगर कॉलम 2 के एलिमेंट को √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या नजर आ रहा है? क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा √3, ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। देखो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा मुझे, यहां पर √15 ये एलिमेंट बन जाएगा, और यहां पर 3 ये एलिमेंट बन जाएगा। ये तीन एलिमेंट जो है, जो मैं सर्कल कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट मैं सर्कल कर रहा हूं, वो एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 से। जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना, रिमेनिंग एलिमेंट मतलब जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ये और ये और ये तीन एलिमेंट फॉर्म हो सकते हैं कॉलम 3 से। कैसे? तो कॉलम 3 में √23 मल्टीप्लाई कर दो, √23 है ना, √23 बन गया, और यहां पर √46 बन गया, और यहां पर √23 into 5 is 115 बन गया। तो मैंने बोला कि इफ आई रिप्लेस कॉलम 1 बाय कॉलम 1 माइनस √3 टाइम्स कॉलम 2 प्लस √23 times column 3, then all the elements of first column reduce to 0. And therefore the value of determinant turn out to be 0. तो ऐसे ही था जी, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी जो सम्स थे इस वाली शीट में, वो आपको अपने आप ट्राई करने चाहिए, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन था 28, तो वो मैं ए की वैल्यू निकालनी है। तो 28 में तो आप एक्स को 0 पुट कर दो, स्ट्रेट अवे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। बट अगर बी और सी की वैल्यू निकालनी है तो एंड में हम करेंगे, जब हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे तो उस समय कर लेंगे। तो इसमें और कोई डाउट था नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर है तो आप मुझे बता देना। हाँ, क्वेश्चन 16 हो गया, अच्छी बात है। तो मैं इसके बाद आगे मूव कर रहा हूं कॉन्सेप्ट पे। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप मुझे पोस्ट करते रहिए, बताते रहिए किसी का ग्रुप पे ही, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस हुआ था, है ना। तो डिटर्मिनेंट के बियॉन्ड मैट्रिसेस पर वापस आ रहा हूं मैं, और मैट्रिसेस की कुछ बेसिक बातें जो कर चुके थे उसके आगे, जहां पर डिटर्मिनेंट्स का अब इस्तेमाल होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, तो उसको टेकअप करते हैं। अगेन मैं डिटर्मिनेंट पे आऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट करना है, लेकिन अभी नहीं, या अभी आगे की क्लास में अगर समय मिलेगा तो थोड़ा कर लेंगे। ये सब तो रिकॉल हो गया था, इसमें किसी कोई डाउट नहीं था कल?
ये सारी लास्ट में जो मैंने कुछ जो छोटी छोटी बातें थी जो मैंने बोला था कि बार बार इस्तेमाल होती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी। तो किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्यों बोलते हैं? अब यहां पर देखो, मैं 5 स्पेसिफिक नेम्ड मैट्रिसेस में डिस्कस करूंगा, 4-5। ऑल्दो उनके नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट उनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में ये मैट्रिसेस इस्तेमाल हुए हैं आईआईटी जेईई एडवांस में, इवन मेंस में भी इस्तेमाल हुए हैं, बट बाय नेम वो नहीं देंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में बाय नेम उनको डिस्कस नहीं किया गया। तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज, तो वही प्रॉपर्टीज करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो आप लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल if and only if A product A transpose is equal to identity matrix। मीन्स अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो और एक यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए, तो हम ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ए प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज इज आई। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए ट्रांसपोज इज एक्टिंग एज इनवर्स ऑफ ए, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और आई आ जाए तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यू कैन राइट दैट ए ट्रांसपोज इज ए इनवर्स। तो ये अच्छा मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर आपने पहचान लिया देख करके कि ऑर्थोगोनल है, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको सीधे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो स्पेशल मैट्रिक्स है ये। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इस मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एलिमेंट सोचो, आपको पता है ना कि हमें आई क्रिएट करना है, और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या बोला मैंने? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप अपने आप सोचो और एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का, क्योंकि सबसे सिंपल मैट्रिक्स क्या होता है? 2x2। तो 2x2 का एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आप कॉस थीटा साइन थीटा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो डायगोनल पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, दोनों एलिमेंट, और नॉन डायगोनल के एलिमेंट 0 आ जाए। लेट मी सी कितने लोग बना सकते हैं। पहले अपने आप खुद ट्राई करो। जो अपने आप फॉर्म कर लेगा वो जीनियस। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, और यहां पर 0 आ जाए, यहां पर ये 0 हो जाए, और यहां पर भी 0 हो जाए, और यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। ऐसा आ जाए मल्टीप्लाई करके किसको? ए को किससे? ए ट्रांसपोज से। ए इंटू ए ट्रांसपोज करके ये फॉर्म हो जाए, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 0 0 1।
और मैंने आपको ये भी हिंट दे दिया था कि कॉस थीटा साइन थीटा का इस्तेमाल करो। तो यहां जीरो होने के लिए ये कैसे मिलता है, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मिलता है ना। तो मैं एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसपोज करके बनना चाहिए। तो यहां पर साइन थीटा के बजाय माइनस साइन थीटा लिख दें अगर, और यहां पर कॉस थीटा लिख दें, और यहां इसी का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो दिख रहा है। अब सेकेंड रो क्या लिया जाए, तो यहां ले लें अगर हम साइन थीटा, और यहां ले लें कॉस थीटा। अब क्या होगा, इसका ट्रांसपोज किया तो सेकेंड रो के एलिमेंट आएंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो आपको दिख ही रहा है कि ये और ये प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइज टू सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम से जब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस, 0 आ जाएगा। सेकेंड रो मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, 0 आ जाएगा। सेकेंड रो मल्टीप्लाई टू सेकेंड कॉलम 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप अपने आप भी ऐसा नहीं कि यही एक फॉर्मेशन है, आप इसके साइन कॉस एंड कॉस माइनस साइन ऐसे करके भी बना सकते हो। तो आप अपने आप, इसीलिए मैंने बोला कि आप खुद एक्सप्लोर करो थोड़ा तो ज्यादा बेटर है। एक मैंने बना के दिखा दिया। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। ए टू ए ट्रांसपोज आई होना चाहिए, ऐसा होगा तो ए ट्रांसपोज इनवर्स ऑफ ए होगा। जैसे कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा करोगे तो भी बन जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखते जाओ। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑलवेज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते थे, किन मैट्रिसेस को सिंगुलर बोलते थे भाई, बोलो। डिटर्मिनेंट 0, गुड। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ये बात को प्रूफ करने के लिए आपके पास में स्ट्रेट अवे एक ऑप्शन अवेलेबल है, देख लो। बिकॉज आपने बोला कि ए और ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर 1 आई है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज 1 होगा। डिटर्मिनेंट आई, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है। डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 होगा। डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट है ना। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए हैज वैल्यू आइदर 1 और -1। तो ये हमेशा याद रखेंगे, एक अच्छा कंक्लूजन है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके डिटर्मिनेंट की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, आइदर द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 1 और इट इज इक्वल टू -1। तो एक चेक मिल गया आपको। अच्छा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 या -1 है, दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी 0 एंड सो क्लियरली ए इज नॉन सिंगुलर। तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, समझ में आ रही है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, इन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये बड़ा स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, बिना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए हुए, बिना डेफिनेशन को फॉलो किए हुए, ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके आई चेक किए हुए हम बता सकते हैं कि
देख के बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट गिवन मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, दैट यूजिंग द प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, इन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस the elements of any row are same as their cofactors. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में किसी भी रो का कोई सा भी एलिमेंट को ऑब्जर्व करो और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर को ऑब्जर्व करो तो एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम है. जैसे 1 एलिमेंट क्या है, cos थीटा, और इसका कोफैक्टर क्या है, cos थीटा. 1 एलिमेंट क्या है, साइन थीटा, और 1 का कोफैक्टर क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा. 2 एलिमेंट क्या है, माइनस साइन थीटा, और इसका कोफैक्टर भी क्या है, माइनस साइन थीटा. 2 एलिमेंट कॉस थीटा, कोफैक्टर भी क्या है, कॉस थीटा. तो एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में. ये एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है. जहां पर आपको दिखे कि एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम आ रहे हैं तो आप तुरंत जज कर जाना कि अच्छा ये A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो जाएगा. ऐसे केस में ए प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज विल बिकम आई, आइडेंटिटी हो जाएगा. तीसरी इंपॉर्टेंट बात ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में वो भी नोट करो, दैट द रो वेक्टर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस always form 3 orthogonal unit vectors. मतलब अगर मैं किसी 3x3 का कोई मैट्रिक्स है और मान लो 2x2 का है तो उसके दोनों रो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल, दोनों रो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0. आप चेक करके देख सकते हो. फर्स्ट रो और सेकंड रो के 2 वेक्टर्स हैं. रो वेक्टर मैंने आपको समझाया था, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, एक वेक्टर हो गया. माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, दूसरा वेक्टर हो गया. दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, 0. तो फर्स्ट रो सेकंड रो परपेंडिकुलर है. इसे कॉलम भी देखोगे ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं. ये बात 3x3 के लिए भी होल्ड करती है कि R1 R2 R3 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स फॉर्म करेंगे रोज. तो तीसरी बात भी लिख दो, रो वेक्टर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑलवेज फॉर्म 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. हाँ जी, लिखा हुआ, आप देख लो. अब जैसे देखो, आपके सामने मैंने 2 मैट्रिसेस दिए हैं और ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है आप चेक कर सकते हो. कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बोला कि R1 रो, देखो इसकी बात करें हम लोग, इसकी ए पार्ट में. तो R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर इट इज 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप. और R2 वेक्टर क्या है, इट इज 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप. एंड R3 वेक्टर क्या है, it is minus 2/3 I cap minus 1/3 J cap and plus 2/3 K cap. अब मैंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना, R1 डॉट R2 देखो, R1 डॉट R2. तो फर्स्ट इन दोनों का डॉट लोगे तो क्या आएगा, 2/9 I cap का डॉट 1 माइनस, बोलते जाओ फटाफट, माइनस 4/9 प्लस 2/9. 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है. दूसरी बात है कि R1 यूनिट वेक्टर है कि नहीं. मॉड R1 क्या दिख रहा है, मॉड R1 तो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9. तो क्या आ गया, √1 दैट इज इक्वल टू 1. तो सारी रोज यूनिट वेक्टर्स हैं
और पेयर वाइज डॉट जीरो है, R1 डॉट R2 जीरो है, R2 डॉट R3 भी जीरो है, R3 डॉट R1 भी जीरो है। तो ये थ्री ऑर्थोगोनल, जैसे आई कैप जे कैप के कैप होते हैं ना, इसी तरह से तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्रिएट होते हैं। आगे वेक्टर अलजेब्रा में इसको बोलते हैं कि एक ऑर्थोगोनल ट्रायड फॉर्म हो रहा है, एक स्पेस फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि तीन यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उससे एक थ्री डायमेंशनल स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो हर एक ऑर्थोगोनल वेक्टर एक डिफरेंट स्पेस क्रिएट कर रहा होता है 3D में। एनीवे, तो ये तीनों बातें ऑर्थोगोनल वेक्टर की समझ में आ गई। ऑर्थोगोनल वेक्टर कई बार जेई में यूज हुआ है एडवांस में, ये मैं बता दे रहा हूं, कम से कम 4 से 5 बार इस पे सम पूछे गए मैट्रिसेस के। इसके बाद में आगे चलते हैं। और दे विल नॉट मेंशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू सर्च फॉर इट्स प्रॉपर्टी। इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी पे फोकस किया। ये प्रॉपर्टीज 99% लोगों को नहीं पता होती है। अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ऑर्थोगोनल के बाद में दूसरा जो वेक्टर नॉन वेक्टर है उसको मैं बोल रहा हूं आइडेम्पोटेंट वेक्टर। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ आपने पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था? सेट्स में। वो लॉ क्या था? किसी भी सेट को उसी सेट के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन लेने पे वही सेट क्रिएट होता है। ए इंटरसेक्शन ए इज ए यूनियन ए इज ए। सेल्फ ऑपरेट करना, अपने आप से ऑपरेट करके खुद को बनाना। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है कि अगर किसी सेट को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर किसी डेटा मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वही मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो लिख दो, a square matrix A is called idempotent. A square matrix A is called idempotent if and only if it regenerates by multiplying with itself. It regenerates by multiplying with itself. A square equal to A, that is A multiplied by A becomes A. और इसका एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? आइडेम्पोटेंट है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाइड बाय आई रिमेन्स आई, तो ये भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ही आइडेम्पोटेंट है। कुछ ऐसे मैट्रिसेस भी होंगे जो नॉन जीरो नहीं होंगे, आइडेंटिटी भी नहीं होंगे, एंड स्टिल वो आइडेम्पोटेंट होंगे। तो ऐसे मैट्रिसेस भी हैं। तो डोंट क्रिएट एनी मिसकंसेप्शन इन योर माइंड कि मैं सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। जैसे ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, चेक करो, प्रोडक्ट की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट जल्दी मल्टीप्लाई करो, चेक करो आइडेम्पोटेंट है कि नहीं। है क्या? फर्स्ट रो ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए आ रहा है क्या? अरे एक भी एलिमेंट चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा। वन वन एलिमेंट क्या आएगा? ए प्रोडक्ट ए क्या आएगा? अच्छा क्या आ रहा है ये निकाल दो।
मिसकोटेड एग्जाम्पल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं ए स्क्वायर करूं, मतलब मैं बोलूं कि 2 -2 एंड -4 एंड हियर इट इज -1 एंड 3 एंड 4 एंड थर्ड लिमिट क्या है 1 -2 एंड -3, राइट। और a को a से मल्टीप्लाई करना है तो आपने फिर से लिखा 2 -2 एंड -4 एंड -1 3 एंड 4 एंड 1 -2 एंड -3। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? तो 2 2 ज़ा 4 +4 एंड हाँ 4 एंड प्लस 4, हमने क्या लिया था -1 3 4 लिया था ना, एंड 1 -2 -3, तो 4 हो गया एंड +2 हो गया। 4 + 2 क्या हो गया? 4 + 2 इज 6 एंड 6 - 4 इज 2, तो 2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा? -4 एंड -6 एंड +8, तो -2 आ गया। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करो, थर्ड कॉलम से पहली रो को मल्टीप्लाई करो। देखो मैं रो 1 को रिस्पेक्टिवली फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूं, तो आ गया -8, तो -8 एंड -8 एंड थर्डली +12, तो 16 -16 + 12 इज -4। तो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। फर्स्ट रो 1 1 एलिमेंट मैच कर रहा है, यस। 1 2 भी मैच कर रहा है, 1 3 भी मैच कर रहा है। ऐसे ही 2 1 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो कर लेंगे, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, प्रोडक्ट करना पड़ेगा पूरा। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? जो खुद से मल्टीप्लाई करके सेल्फ को जनरेट कर लेता है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो नोट डाउन पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते थे जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करते थे। यहां पर पीरियोडिसिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इफ यू start raising the power, if you keep on multiplying the matrix by itself again and again, and after certain multiplication you get the same matrix, then it is called periodic. तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है? तो लिख देंगे a matrix A, अब मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा हूं, a matrix A is called periodic if and only if A raised to the power k plus 1 becomes equal to A for some natural number k. Here k is called period of matrix. If you have understood the definition, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि किसी मैट्रिक्स की पावर अगर k + 1 किया और वापस a आ वही मैट्रिक्स क्रिएट हो गया तो वो पीरियोडिक है, और उसका पीरियड क्या है? यही k उसका पीरियड है। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स भी क्या है? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स भी पीरियोडिक है। आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस आर पीरियोडिक with period बोलो 1। तो फंडामेंटल सबसे बेसिक पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है? आइडेंपोटेंट है। अब कोई मैट्रिक्स मान लो ए है, उसमें ए मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बन गया, फिर ए मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब बन गया, और फिर ए मल्टीप्लाई किया तो ए बन गया। मतलब a की पावर 4 इक्वल टू a आ गया। तो इसका पीरियड क्या हो गया?
बोलो, इसका पीरियड हो गया 3। क्यों 3 पीरियड हुआ? क्योंकि 3 स्टेप के बाद, देखो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तीसरी पोजीशन पे रिपीट, पहले आया फिर 2 स्किप होकर के थर्ड पे आ गया, तो पीरियड 3 हो गया। ऐसे अगर अगर ऐसा आ जाए कि पहले ए था, फिर ए मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, और फिर मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब इक्वल टू ए आ गया। मतलब अब मैं बोल रहा हूं ए क्यूब ए है, बट ए स्क्वायर ए नहीं है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2। तो पीरियड इज 2। तो जब मैं बोला ए टू द पावर के प्लस 1 इज ए, बट ए रेस टू द पावर के इज नॉट इक्वल टू ए, तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो के हो जाएगा। फोर्थ पावर ए नहीं है, बट फिफ्थ पावर ए है, तो फंडामेंटल पीरियड 4 हो जाएगा। तो आइडेंपोटेड मैट्रिक्स का फंडामेंटल पीरियड 1 है। कैसे, वो भी देख लो। पहला ए है, फिर ए मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर खुद ही है, फिर ए मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए क्यूब क्या हुआ? ए इंटू ए स्क्वायर आया, फिर से ए आ गया, तो ए क्यूब भी ए आ गया। तो सारे ए आते रहेंगे ना, या मल्टीप्लाई करते जाओ और ए आते रहेंगे, तो एक ही स्टेप पे रिपीट हो रहा है ना, एक स्टेप पे रिपीट हो रहा है, तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया? 1 हो गया। तो फंडामेंटल पीरियड 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो पीरियडिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। पीरियडिक ये मैट्रिक्स है, इसको आप कंप्लीट कर लेना, ये क्वेश्चन को नोट कर लो, अपने आप कंप्लीट कर लेना। एक मैट्रिक्स है 2 -2 4 and -1 3 4 and 1 -2 -3, then prove that A is a periodic matrix, find its period and find the power A raised to the power 101। तो ये पीरियडिक मैट्रिसेस वगैरह जो है ना, पीरियोडिक मैट्रिसेस जो हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया होगा और उसकी ए की पावर 50, ए की पावर 61 ऐसे पूछेंगे आपसे। तो जब तक जहां कहीं भी ऐसा हो कि ए की कोई पावर, किसी मैट्रिक्स की कोई हायर पावर इवेल्युएट करनी है या इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स के अंदर में कहीं ना कहीं से पीरियोडिक कैरेक्टर होगा, और अगर पीरियोडिक नहीं होगा तो नील कैरेक्टर होगा, कि उसका सर्टेन पावर 0 हो जाएगा। और एक बार जीरो मैट्रिक्स फॉर्म हो गया तो फिर कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहोगे 0 आएगा। तो ये तो आपने देखा ही था, ये कौन सा था? वही था, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स था। तो इसका 1 पीरियड है तो पता ही है, 1 पीरियड है तो आप इसका कोई भी पावर करोगे तो क्या आएगा? वही मैट्रिक्स आएगा फिर से। अब ये क्वेश्चन को जरा करो, इस क्वेश्चन को करो, और इसके बाद फिर मैं आपको एक और मैट्रिक्स की बात करूंगा, स्पेशल मैट्रिक्स की।
ये सेट कर, सी या डी सेम है। हो गया, हर्षवर्धन का हो गया, ठीक है। एडगर का भी हो गया, आदित्य तुम्हारा भी हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। और बोलो। हाँ जी। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन, तो बात की बात है, सबसे पहले तो ए एक्स इंटू ए वाई कर लो पहला पार्ट को। तो ए एक्स प्रोडक्ट ए वाई आपको दिख रहा होगा कि अगर आप ए एक्स और ए वाई को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक है 1 0 1 0 1 एक्स, ए वाई जो है उसके एलिमेंट है 1 y 0 1, दोनों एक सिमिलर टाइप के मैट्रिसेस हैं। एक्स डिनोट्स द एलिमेंट placed in first row second column, and all other elements are identical. The diagonal entries, principal diagonal elements are 1 and the off diagonal elements are uh, x and 0 or y and 0 respectively. If you multiply them, what do you get actually? You get a matrix 2 by 2. First row first column, you get 1. First row second column, you get y plus x. एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बिकॉज 0 1 को 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 1 को y 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। क्या आ गया, एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया जो बिल्कुल उसी कैरेक्टर का है, सिमिलर टाइप का है। सिर्फ क्या हुआ कि ये एलिमेंट जो है वो x प्लस वाई आ गया, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स का सम हो गया। बाय मल्टीप्लाइंग सच टू मैट्रिसेस, the 1 2 element gets added up and other elements remain as they are. So I may call it ax plus y by similar definition. अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि ax इंटू ए वाई इंटू ए जेड इंटू ए यू, तो क्या फॉर्म होगा? एक 2 by 2 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा, जिसका ये एलिमेंट 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ये बहुत यूजफुल मैट्रिक्स है, क्योंकि इस पर बेस करके मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 0 0 1 1 0 0 3, सॉरी यहाँ 1 1 1 0 1 5 and so on, 1 0 1 and 10 9 9, क्या होगा? तो आप बोलोगे कि the resulting matrix will be of similar type। ये कुछ ऐसा हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड A7 एंड A9, यही हुआ ना? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। कितनी ऑड नंबर्स हैं? 5, ये 25 हो जाएगा, A25। तो ऐसे ही अब यहाँ देखो, यहाँ पर एपी फॉर्म हो रही थी, अब मैं यहाँ लिख दूं 1, यहाँ लिख दूं 2, यहाँ लिख दूं 4, यहाँ लिख दूं 8 एंड सो ऑन, यहाँ पर लिख दूं मान लो 64। तो ये सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या लिखेंगे? A1 प्लस 2 प्लस 4 एंड सो ऑन, 64 कितना हुआ? 2 की पावर 6।
जीपी होगी, जीपी का सम कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, मैं यहाँ कोई फंक्शन यूज कर सकता हूँ, कोई भी सीरीज यूज कर सकता हूँ जिसका समेशन आपको करना पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब ये तो समझ में आ ही गया, ax इंटू ए एक्स इज ए टू एक्स, ये भी समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक मैट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्यों ऐसा हो रहा है इसमें, ये जानना जरूरी है। तो आप लिखेंगे एक नेक्स्ट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या है जी? नील वर्ड एक्चुअली जीरो से सिनोनिम करता है। तो नील पोटेंट का मतलब क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स को सेल्फ मल्टीप्लाई करो and keep on self multiplying at certain step you get the zero matrix। तो आप लिख दो a matrix A is called nilpotent if A raised to the power n becomes null matrix। for some natural number n, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं a की पावर n जीरो मैट्रिक्स हो गया, बट a की पावर n माइनस वन जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो n माइनस वेनथ पावर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट एंड nth पावर जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नील पोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स n बोलते हैं। n इंडेक्स का नील पोटेंस, तो n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। कैसे? n को नील पोटेंसी का इंडेक्स कब बोलेंगे? when a raised to the power n is 0 but a raised to the power n minus 1 is not 0, और a एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर a जीरो मैट्रिक्स नहीं है एंड a क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0 बट a raised to the power 4 is zero मैट्रिक्स, तो ये हो गया तुम्हारा, देन a is called nilpotent with index, बोलो, इंडेक्स 4 इंडेक्स का नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, मान लो एक मैट्रिक्स ए दिया, 2x2 लेता हूं, आसान है, 0 0 0 एंड यहां पर मैं लिखा x। व्हाट इज ए स्क्वायर? 0 x 0 0 multiplied with 0 x 0 0। what do you get actually? You'll get first row gets multiplied to first column and you'll get 0, first row multiplied to second column you get 0, एंड सेकेंड रो तो जीरो रो है, वो किसी में भी मल्टीप्लाई करके जीरो ही बनाएगी। तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और इसका इंडेक्स क्या है? ए खुद नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो इट इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। जीरो मैट्रिक्स लोगे तो वो तो नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही जीरो मैट्रिक्स है, या 1 बोल सकते हो। बट डेफिनेशन बोलती है कि वो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए हम जीरो मैट्रिक्स को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात करें। कहने का मतलब अगर ये 3 एंट्री जीरो है और ये नॉन जीरो है तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सेकंड पावर एंड ऑनवर्ड क्या हो जाएगा? 0। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ऐसा इसको ax बोलूं और ax और ay मल्टीप्लाई करूं, ax इंटू ay, तब क्या आएगा? 0 0 0 x मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 y, वो भी क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, तो ये भी 0 ही आएगा। तो
AX एक ऐसा मैट्रिक्स है जो अपने टाइप के, उसी के टाइप के दूसरे किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके क्या क्रिएट करेगा, 0। तो ये फिर से एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है मैट्रिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैं स्पेशल केसेस बता रहा हूं, ये आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा को थोड़ा स्मार्ट बना देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नीलपोटेंट समझ में आ गया। इसके बाद एक लिख दो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूशन इनवर्स से रिलेटेड है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ इट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई मैट्रिक्स अपना खुद का इनवर्स है तो उसको हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज सेल्फ इनवर्स। तो A इनवर्स अगर A आ जाए तो A स्क्वायर इक्वल टू I हो जाएगा। A इंटू A will be A into A inverse and A inverse is A into A inverse is called I। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको आप टेस्ट कर लेना। -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, ये एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं पर अगर छोटा मोटा मुझे एरर नहीं हुआ होगा तो, बट एनीवे चेक कर लेना इसको। तो क्या क्या मैंने स्पेस मैट्रिक्स में बताया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया, A इंटू A ट्रांसपोज I। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की 3 स्पेशल बातें बताई। ये हमेशा नॉन सिंगुलर होता है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 1 या -1 होती है, इसका कोई भी एलिमेंट और उसका को फैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम होता है, जो एलिमेंट होता है वही को फैक्टर होता है। और चौथी बात बताई थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो रोज होती हैं ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो रो का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आएगा और हर एक रो यूनिट वेक्टर होगी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। रोज को मैं वेक्टर मान रहा हूं। फिर मैंने बात करी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करके वापस वही आ जाए तो उसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। फिर मैंने बात करी पीरियोडिक मैट्रिक्स की, अगर किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते जाओ और एक सर्टेन पावर पर वो वापस वही मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए तो उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे a रेज टू द पावर 5 a आ गया और a रेज टू द पावर 4 a के इक्वल नहीं है तो वो 4 पीरियड से पीरियोडिक है। फोर्थ पावर नॉट इक्वल टू a है और फिफ्थ पावर a आ गई तो वो 4 पीरियड से पीरियोडिक हो जाएगा। फिर नीलपोटेंट बताया कि a रेज टू द पावर n-1 0 नहीं है बट nth पावर इसका नल मैट्रिक्स है तो इसको नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कैसे? जैसे पिछला क्वेश्चन अभी आपने किया था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। पिछला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था कि ax मैंने डिफाइन किया था, क्या था? ऐसा था 1 0 एंड x1, यही था ना? बोलो। अब इस ax को मैं लिख रहा हूं ऐसा, ध्यान से देखना, 1 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स I प्लस मैं लिख रहा हूं bx 0 0 0 x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। तो मैं इस ax को I प्लस bx लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ फटाफट। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तुरंत बोलो यस। और अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मैं आपसे दूसरी जो बात बोलने जा रहा हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि I जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो किसी भी मैट्रिक्स से तो कम्यूटेटिव होता है बाय डेफिनेशन। a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, b इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू बी। कम्यूटेटिव होता है तो मैं इसको बिना प्रोडक्ट के मैं ऐसे बोलूंगा ax इंटू ए वाई क्या होगा? तो मैं लिखूंगा आई प्लस बी एक्स इंटू आई प्लस बी वाई। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब जरा मैं अलजेब्रा देखो, मैं अलजेब्रा मैं मैट्रिक्स को लिख ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अलजेब्राइक रूल से प्रूव करने जा रहा हूं। क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आई इंटू आई इंटू बी वाई प्लस बी वाई, आई इंटू bx इंटू आई bx
एंड bx into by, bx into by नल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था कि ये जो मैट्रिक्स है ये नील पोटेंट है, और नील पोटेंट मैट्रिक्स दो ले लो उसी टाइप के, बिल्कुल सिमिलर टाइप के, प्रोडक्ट करके नल ही आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा आई मतलब 1 0 0 1 प्लस dy मतलब 0 0 0 y और प्लस dx मतलब 0 0 0 x, और अगला हो गया नल मैट्रिक्स। अब क्लियर नहीं हो गया कि ये तीनों को ऐड करोगे तो ये 0 x y यहां ऐड हो जाएगा ना, ये बन जाएगा 1 0 1 x प्लस y। तो I प्लस bx प्लस by विल बिकम ax प्लस y, तो ये ax प्लस y बन जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी मैं प्रूव कर सकता था, क्या था, ax की पावर n था, ये क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा I प्लस bx की पावर n। फिर मैंने बोला कि जितनी भी आइडेंटिटी स्केलर की है वो कम्यूटेटिव होने पर होल्ड करती है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो nc0 इंटू आई प्लस nc1 इंटू आई इंटू बी, आई का कोई आई की पावर n-1 भी आई रहेगा, आई इंटू बी एक्स, तो बी एक्स आएगा, प्लस nc2 की पावर n-2 आई होगा, और bx का स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो bx जो है ये नीलपोटेंट है, तो इसका कोई भी सेकेंड पावर ऑनवर्ड क्या है, 0 हो जाएगा, तो आगे सब नल मैट्रिक्स से जाते रहेंगे ऐसे। तो एक्चुअली क्या आया, आई मतलब 1 0 1, और nc1 क्या होता है, n इंटू bx क्या है, 0 0 0 x। तो ये भी क्या आ जाएगा, anx आ गया कि नहीं आया, बोलो, ये आ गया तुम्हारा 1 0 1 0 आई मैट्रिक्स प्लस आ गया 0 0 0 nx, करोगे तो anx आ जाएगा, anx। तो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ब्रेक करके भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस पीरियोडिक मैट्रिक्स में ब्रेक करके भी सॉल्व करते हैं। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आइडेंपोटेंट में ब्रेक करके भी सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए मैंने वो तीनों मैट्रिसेस बताया, क्योंकि आइडेंपोटेंट भी रिपीटेटिव होता है, पीरियोडिक के अंदर रिपीटेशन का कैरेक्टर होता ही होता है, और नीलपोटेंट भी एक तरह से रिपीटेशन है, क्योंकि एक सर्टेन पावर के बाद नल हो गया, नल होने के बाद सारी पावर्स नल हो गई। तो ये जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यही तीन मैट्रिसेस को क्लब करते हैं अलजेब्रा में। तो मैंने वो तीनों डिस्कस कर दिए। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आप लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स डिफाइन करने जा रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट बताते समय हमने माइनर की बात करी थी, हमने कोफैक्टर की बात करी थी। अभी यू आर वेरी फैमिलियर विद कोफैक्टर। अगर किसी, पहले मैं डिफाइन करूं उससे पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए, 3x3 है, मान लो एलिमेंट A11 A12 A13 है, A21 A22 और A23 है, और A31 A32 और A33 है। ये एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट को Aij इज रिप्लेस्ड बाय Cij, हर एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूं, एक नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, है ना। A11 की जगह क्या आ जाएगा, C11, A12 की जगह क्या आ जाएगा, C12, A13 की जगह क्या आ जाएगा, C13, A21 की जगह क्या आ जाएगा, C21, C22, C23, C31, 32 and 33। So each element is replaced by cofactor। ये रिप्लेसमेंट किया हमने, ये पुराना मैट्रिक्स अलग था और अभी जो मैट्रिक्स बना ये अलग था। दिस इज कॉल्ड सी मैट्रिक्स, इसको हम सी नेम देते हैं, और इसी को बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स समझ में आ गया कि व्हेन वी रिप्लेस
each element of the matrix by its corresponding cofactor. अब आप बोलोगे कोफैक्टर क्या है? व्हाट इज C11? तो C11 क्या है? तो 1 एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा माइनर के इक्वल, तो आ जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये नंबर है उसका कोफैक्टर। तो हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर डालना है। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसको हम बोल रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो C इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। बात समझ में आ गई? अब इसकी डेफिनेशन लिख दो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि कोफैक्टर डिफाइंड ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n by n is a square matrix obtained by replacing each and every element of A by their corresponding cofactors, and it's denoted by capital C, and it is written as Cij n by n, where Cij is cofactor of Aij. तो डेफिनेशन समझ में आ गई? मैंने लिख के भी एक बता दिया था। मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, आप उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, if its order is 3 by 3 like this, then its cofactor matrix just we had written a moment back, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। जैसे इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलो। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसा ना, आपको इंस्टेंट लिखना आना चाहिए। इंस्टेंट मतलब ब्लिंक ऑफ आई में। 2 by 2 का तो ब्लिंक ऑफ आई में लिखना आना चाहिए। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? तो मैंने C लिखना शुरू किया है ना, 2 by 2 होगा। 1 का कोफैक्टर 7, और इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर 2। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि प्रिंसिपल 2 by 2 की बात कर रहा हूं मैं। 2 by 2 में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को जस्ट इंटरचेंज कर दो। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को जस्ट इंटरचेंज कर दो, और इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? -5 है ना, -5, क्योंकि ऑड पोजीशन पर है 1 2, तो -5, और 5 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? -3। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि अगर A11, A12, A21 और A22 अगर ये 2 by 2 का कोई एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। तो आपने क्या करना है? शॉर्टकट में बोल रहा हूं, ये दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, और ये दोनों एलिमेंट को भी इंटरचेंज कर दो। मतलब डायगोनली अक्रॉस एलिमेंट को पहले इंटरचेंज कर दो, फिर ऑफ डायगोनल वाला एलिमेंट जो आया, मतलब पहले आपने ये लिख देना ऐसे ऐसे, यहां पर A22 कर देना, यहां पर A11 कर देना, यहां पर A21 कर देना, यहां पर A12 कर देना। पहले तो ये कर लो, एलिमेंट को इंटरचेंज कर लो, फिर जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है उनके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज इट, सिर्फ। जैसे इसका मुझे लिखना है, जैसे ऐसा है, मान लो मैंने यहां लिखा 4 7 9 6। इसका अगर ये A है तो इसका C क्या हुआ? तो C इसका हो गया 6 4 -9 -7। ऐसे इतनी जल्दी लिखना। तो 2 by 2 का कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है इंस्टेंट लिखना आना चाहिए। 3 by 3 में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई इसमें मतलब शॉर्टकट नहीं, आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। उसमें भी थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं आप, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्लियर है? जिसको इसको क्लियर है कोफैक्टर मैट्रिक्स, जस्ट लेट मी नो। क्या हुआ? तुम लोग सो रहे? चलो रेज हैंड करके बता दो। इट्स ओके, फाइन। कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसको जिसको क्लियर है, रेज योर हैंड। क्यों भाई, ओनली 30%?
अरे इसमें कुछ मैंने ऐसा कुछ हैवी बात तो कोई बताई नहीं। चलो ठीक है, मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि सही है। अरे एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर डाल देना है भाई, कोफैक्टर निकालना सबको आता है। इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अभी मैंने आपको बताया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके हर एक एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो तो एक नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए, ट्रांसपोज तो याद है ना, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दिया जाए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, या ऐसे बोलो कि डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, सी ट्रांसपोज, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिख दो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सी ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। Adjoint of a square matrix A is defined as transpose of cofactor matrix of A. तो कुछ ऐसे मैं लिखूंगा, A is Aij n by n, then C is written as Cij n by n, and adjoint of A, which is nothing but transpose। और ट्रांसपोज लिखना मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रांसपोज लिखने के लिए हम लिखते हैं इसको डी जे आई एन बाय एन, वेयर डी जे आई क्या है, वेयर डी जे आई इज इक्वल टू सी आई जे। इसका जे आई एथ एलिमेंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का आई जे एथ एलिमेंट होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई जे भी लिख सकते हैं n by n, but you will keep in mind that dij जो होगा वो cjith होगा। तो d का ijth एलिमेंट मतलब सी एडजॉइंट का ijth एलिमेंट कोफैक्टर का jith एलिमेंट होगा। तो ये तो हो गया कि एडजॉइंट कैसे क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज में आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स से। So C transpose is Cji n by n. It is called adjoint of A. Cji is मतलब आई की जगह जे एलिमेंट आ गया सी का। अब मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स दिया, इसका एडजॉइंट लिखो। तो एडजॉइंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज सी लिखो। सी लिखने में आपने क्या किया, तो ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया है ना, तो माइनस साइन थीटा हो गया और यहाँ पर साइन थीटा आ गया, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज करके नेगेटिव कर दिया, तो माइनस कॉस थीटा आ गया और यहाँ भी माइनस कॉस थीटा आ गया। अब सी ट्रांसपोज किया तो सी ट्रांसपोज क्या आ गया, सी ट्रांसपोज आ गया माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सी ट्रांसपोज और सी में कोई चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ना, तो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो भी सिमेट्रिक होगा, और किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोफैक्टर भी सिमेट्रिक होता है। ये सब बात कहीं लिख भी सकते हो कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ये, इसको ध्यान दो, ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको लिखना पड़ेगा।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहीं से प्रूव हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। तो यही जो सी ट्रांसपोज लिखा ना, यही एडजॉइंट मैट्रिक्स है। एक इंपॉर्टेंट बात, आपसे मैं कुछ बोल रहा हूं, ये टास्क कंप्लीट करो। ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए करो, क्या आया देखो। ए मैट्रिक्स था तुम्हारा साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। वैसे आपने देखा कि ये मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है, चेक कर लेना। इसीलिए इसका जो ट्रांसपोज किया ना, तो वही उसका इनवर्स आ जाएगा। एनीवे वो बात की बात है। ए टू एडजॉइंट ए करो तो क्या आया, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, यही है। मल्टीप्लाई करके क्या है जल्दी बताओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 and second row second column, so it is equal to minus of I, नेगेटिव I आया है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स A था, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। डिटर्मिनेंट A माइनस साइंस का थीटा माइनस कॉस का थीटा -1, तो एक्चुअली आया तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। A इंटू एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट A इंटू आई। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक प्रॉपर्टी भी है जिसको हम जनरल प्रूफ भी करेंगे। तो एडजॉइंट लिखना पहले आना चाहिए। 2/2 आसान है, 3/3 थोड़ा सा टफ होता है, उसमें आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे इसका एडजॉइंट लिखना है, अब देखो मैं मेरे साथ वर्कआउट करो। हाँ, इसका एडजॉइंट लिखने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना होगा, और कोफैक्टर मैट्रिक्स जब लिखना है ना, तो सी पहले लिखते हैं। वैसे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में डायरेक्ट एडजॉइंट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट एडजॉइंट लिखने के लिए क्या करना होगा, मैं यहां लिख रहा हूं। फर्स्ट 1 1 रो का 1 1 का एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करोगे और फिर ट्रांसपोज करोगे, तो आपको पता है कि ट्रांसपोज करने पर डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। तो मैं लिखूंगा ए 1 1 का कोफैक्टर क्या है, सी माइनस ए, एंड 2 2 का कोफैक्टर क्या है, 2 2 का ए माइनस सी, और 3 3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, 3 3 एलिमेंट का ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करो कि डायगोनल एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट पे जाओ। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लो। ये 1 2 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, बट उसको 2 1 की पोजीशन पे लिखेंगे, क्योंकि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं लिखने जा रहे हैं। हम यहां क्या लिखने जा रहे हैं, हम सीधे एडजॉइंट लिखने जा रहे हैं, सी ट्रांसपोज लिखने जा रहे हैं। तो 1 2 का कोफैक्टर 2 1 पोजीशन पर, तो ये लो क्या आएगा, 1 2 का कोफैक्टर बी माइनस ए, बी माइनस ए तो आएगा माइनर, ये ऑड पोजीशन है तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहां लिखा जाएगा। कोफैक्टर 1 2 का कहां प्लेस करेंगे, 2 1 पोजीशन पर। ऐसे ही यहां आ जाओ, 2 1 का कोफैक्टर 2 1 का कोफैक्टर 1 2 पोजीशन पर जाएगा। तो 2 1 का कोफैक्टर देखो, 2 1 एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये और ये गया, क्या आएगा, सी माइनस बी, बी माइनस सी का नेगेटिव, सी माइनस बी यहां लिख दो ऐसे। फिर इस एलिमेंट का 1 3 का कोफैक्टर, 1 3 इवन पोजीशन पे है, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी यहां लिखो। और 3 1 का कोफैक्टर, 3 1 का 3 1 ए बी माइनस सी स्क्वायर,
ए बी माइनस सी स्क्वायर 1 3 पोजिशन पे लिखो ऐसे, ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब एक बचा ये 3 2 एलिमेंट का कोफैक्टर, 3 2 का, ये 3 2 का कोफैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी सी नेगेटिव, बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये किसका था? 3 2 का, तो उसको 2 3 पोजिशन पे लिखो, बी सी माइनस ए स्क्वायर लिखो। और इसका कोफैक्टर 2 3 का, 2 3 का कोफैक्टर जो है लिखोगे तो क्या आएगा जरा? 2 3 का कोफैक्टर, 2 3 एलिमेंट ये है और ये हटाएंगे, कोफैक्टर क्या आएगा? बी माइनस ए माइनस बी का नेगेटिव, बी माइनस ए यहां लिख दो। अब क्या हो गया? ये जो आया यही एडजॉइंट ऑफ ए है। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है तो पहले आप उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, एडजॉइंट आ जाएगा। 2 स्टेप करने पड़ेंगे, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फिर ट्रांसपोज। थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, जैसे मैंने ऐसे बताया, तो आप डायरेक्टली ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख सकते हो। डायगोनल एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो सीधे, नॉन डायगोनल में आईजेथ एलिमेंट का कोफैक्टर जेआईएथ पोजीशन पे डालो, बस यही ध्यान रखना है। आईजेथ एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करो और उसको जेआईएथ पोजीशन पे डालो, और कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर या माइनर होता है, वो उस एलिमेंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि अगर ऑड पोजीशन पे है तो नेगेटिव ऑफ माइनर, और इवन पोजीशन पर है तो सेम एज माइनर होता है। इतना ध्यान रखो और आप एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो कल की क्लास में मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से आगे कंटिन्यू करूंगा, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, फिर हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और इन्वर्टिबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट से, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि गेम 7 मैंने आपको दिया, गेम 8 में आज अपलोड कर दूंगा, उसके कुछ सम्स आप कर सकते हैं। उसमें मोस्टली जो है एडजॉइंट ही है, तो एडजॉइंट के क्वेश्चंस हैं तो कर सकते हैं पूरा, इनवर्स वाले आप अभी छोड़ देना। और गेम 7 में जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है उसके लिए मैं कल डिस्कस करूंगा। डिटर्मिनेंट का लास्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, ब्रेकिंग इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट आपसे एक डिस्कस करना चाह रहा हूं, जरा मुझे उसमें अपना ओपिनियन दे दो कि आपकी क्लास का जो टाइमिंग है उसको एक सेकेंड 10 to 12 किया जा सकता है क्या? टेन 15 to 12:15 कर लें अगर, तो अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो 10 to 12 या 10:15 से 12:15 में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पहले बता दो। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं यही रखूंगा क्लास टाइमिंग। जस्ट आई एम टेकिंग योर ओपिनियन दैट कैन वी कीप द क्लास टाइमिंग 10:15 to 12:15? इफ योर आंसर इज यस, और किसी को ट्रबल है तो वो मुझे बता देगा सिर्फ। 10:15 to 12:15 आप ग्रुप पे भी लिख सकते हो। मैं आई विल टेक योर ओपिनियन एंड देन ओनली आई विल जस्ट चेंज। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हम थोड़ा सा री शेड्यूल कर देंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं फिर।